हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट पर चर्चा की हुई है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जिसने भी अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है या फिर इस वीडियो में पहली बार है, वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर आप प्रीवियस वीडियो जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि प्रतिरोध की विमा क्या होती है। मुझे पहले आप फॉर्मूला बता दीजिए। R बराबर होता है V अपॉन I। ठीक, हमें प्रतिरोध का फॉर्मूला पता चल गया। अब मुझे बता दीजिए कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक कैसे निकालेंगे? V का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, I यानी कि धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वो हो गया कितना? वोल्ट पर एम्पियर। यानी कि हमने इसमें क्या सीखा? R का फॉर्मूला यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला, साथ ही साथ उसका मात्रक। पूछ रहा है कि इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है mL2 t की पावर -3 a की पावर -2। अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है mL2 t की पावर -2 a की पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है m की पावर 2 l की पावर 3 t की पावर -2 a की पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है mL2 t की पावर -3 a की पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। इसको टिक कर लीजिए। और आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन जो है इनको नोट कर लेंगे। ठीक, इसको चाहे कहीं नोट कर लीजिए, चाहे इसको आप किसी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको ये किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर एक चीज और होता है कि वोल्ट पर एम्पियर, या फिर आप लोगों ने कहीं देखा होगा लिखा रहता है ओम। ये क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, तो हमें ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। यहां क्या पूछ रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। इससे पहले आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन में L। क्या होता है? रो बराबर R इंटू ए अपॉन में L। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक, अब एक चीज और बता दीजिए कि यहां पर इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है मात्रक? ओम मीटर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, जाते जाते अगले क्वेश्चन पर यह बताइए कि इसकी विमा क्या होगी। तो इसकी विमा होती है mL3 t की पावर -3 a की पावर -2। क्या होता है? mL3 t की पावर -3 a की पावर -2। गलती हमें नहीं करनी है, इसको हमें याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग Vd में संबंध है, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N उनकी संख्या है। कह रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व J और अपवाहन वेग Vd में संबंध बताना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में बता रहा है कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I अपॉन में A, और I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है NeAVD। अब अगर I बराबर NeAVD है तो I की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि J बराबर हो जाएगा NeAVD बटे में क्या है? A है, A से A कट जाएगा, यानी कि J बराबर क्या आ जाएगा? NeVD। ठीक, क्या आया? J बराबर NeVD। ऑप्शन देखते हैं अपने।
ऑप्शन नंबर ए है J बराबर NeVd। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं, पहले ही हमें मिल गया अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ये हमें बता दीजिए आपके विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन में रो। क्या होता है? सिग्मा बराबर, इसको सही करते हैं, सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन में रो। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए परिभाषा है इसकी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिए तुरंत कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो। अब रो का हमको मात्रक पता है, क्या होता है? रो का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। अभी हमने बताया है, अगर ये ओम मीटर है और ओम मीटर ऊपर जाएगा यानी कि सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ओम मीटर इनवर्स, यानी कि ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे। आप एक क्वेश्चन से कई चीजें तैयार करते रहिए। ठीक है, कुछ भी पूछे हमें गलती नहीं करना है। यहाँ पूछा क्या था? केवल मात्रक पूछा था, लेकिन हमने क्या सीखा? हमने सीखा यहाँ पर एक फॉर्मूला, फॉर्मूला से उसका मात्रक, उसकी परिभाषा। ठीक है, चलिए, लेकिन जाते आते आप इसकी विमा भी बताते जाइए कि इसकी विमा क्या होती है। विशिष्ट चालकता की विमा जो होगी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। क्या होती है? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का काम और हो गया है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जो पहली बार है वो तो तुरंत कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर एक QR कोड दिया है, ये QR कोड आपके टेलीग्राम ग्रुप का है। ठीक है, बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर चलते हैं, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। ठीक है, पूछ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवाहन या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवाहन या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब गतिशीलता की बात आ रही है तो जो गतिशीलता का फॉर्मूला होता है वो म्यू बराबर होता है Vd अपॉन में E। म्यू बराबर क्या होता है? Vd अपॉन में E। अब यहां पर पूछ रहा है आपसे डिफिनीशन, फॉर्मूला तो आपने जान ही लिया है। डिफिनीशन आपकी क्या होगी? वह अपवहन वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से
प्राप्त किया जाता है आवेश की गतिशीलता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह अपवहन वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? आवेश की गतिशीलता। इसको थोड़ा सही करते हैं यहां पर। ठीक, यहां पर क्या लिखना था हमें? एकांक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है आवेश की गतिशीलता कहलाता है। फॉर्मूला क्या है? म्यू बराबर वीडी अपॉन में ई। इसके साथ आप मात्रक बताते जाइए, तो होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक, क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। ये अभी हमने आपको ये बताया हुआ है, फिलहाल फिर बताइए। I बराबर NEA VD। क्या होता है? I बराबर NEA VD। अगर इस तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप यहाँ पर केवल फॉर्मूला लिखकर नहीं चले आएंगे, आपको वहां बताना पड़ेगा कि N क्या है, E क्या है, A क्या है और VD क्या है। अब यहाँ पर बात करी जाए N, तो N क्या है? तो N जो है वो आपका एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N आपका क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है? A आपका है अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल। A क्या है? अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल। VD क्या है? VD आपका है अनुगमन वेग। VD क्या है आपका? अनुगमन वेग। ठीक, आप समझ गए होंगे कि चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध। I बराबर NEA VD, यानी कि यहां पर I वैद्युत धारा है, N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है? अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल, VD क्या है? अनुगमन वेग। एक चीज आपकी छूट रही है, वो क्या है? E। तो क्या है? E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है? ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में संबंध। फॉर्मूला अभी हमने बताया हुआ है जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले। तो J बराबर होता है I अपॉन A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, J बराबर I अपॉन A। अब मात्रक भी बताते जाइए। I का मतलब है एम्पियर और A का क्या मतलब है? मीटर स्क्वायर। ठीक, A का क्या मतलब है? मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर मुझे धारा घनत्व की परिभाषा बता दीजिए। तो आपका एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपने ढंग से रिवाइज किए हैं, प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको ये पेपर में नया नहीं लगेगा, नहीं तो आप बार बार सेम गलती दोहरा कर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछे जाने की संभावना है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दोबारा इनकी प्रैक्टिस करें। ये ना हो कि आपने क्वेश्चन देख लिया फिर आगे बढ़ गए, नहीं, आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, कोई भी तरीका आप अपनाइए, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए हर स्थिति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध, यानी कि सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो। अब यहां पर रो क्या है? रो आपका है
विशिष्ट चालकता। और आपका सिग्मा क्या है, इसको सही करिए, आपका सिग्मा जो है वो क्या है, विशिष्ट चालकता। और आपका रो क्या है, देखिए गलत हो गया यहां पर, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पर मात्रक भी आप बताते जाइए। यहां पे हमने बताया था रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, यानी कि सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आप विमा भी बता दीजिए। इसकी विमा होती है ml3 t की पावर -3 a की पावर -2, ml3 t की पावर -3 और a की पावर -2, इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग तथा उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। ठीक है, कह रहा है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग तथा उसके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। पहले तो आप जान लीजिए अनियमित वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तभी आप अंतर बता पाएंगे। फिलहाल अनुगमन वेग की बात की जाए तो अनुगमन वेग तो मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अनियमित वेग, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं। इनकी गति कैसी होती है, अनियमित होती है। तो जो इनका वेग होता है वो क्या कहलाता है, अनियमित वेग कहलाता है। ये बात किसकी हो गई है, अनियमित वेग की बात हो गई। अब अनुगमन वेग की, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए एक सीधी सी थ्योरी है कि अगर हम एक चालक धातु की संकल्पना करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक धातु है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो गति होगी, भाई इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उनकी जो गति होगी वो कैसी होगी, अनियमित होगी। ठीक है, और इसी अनियमित जो गति होगी इसी के वेग को हम क्या बोलेंगे, अनियमित वेग। लेकिन अगर इसमें हम क्या कनेक्ट कर दें, एक सेल यानी कि एक बैटरी कनेक्ट कर दें, एक पॉजिटिव सिरा एक निगेटिव सिरा, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, आयनों से टकराते हुए धन सिरे की ओर बढ़ेंगे, और धन सिरे की ओर बढ़ेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉनों को एक वेग मिल जाएगा, और ये वेग क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, अब आप अंतर समझ गए होंगे अच्छे से, और यही एक बेसिक अंतर है अनियमित वेग और अनुगमन वेग के मध्य। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, एक बार बता दीजिए कि ये इस टॉपिक में मुझे फिर से दिक्कत है। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप किस टॉपिक में फंस रहे हैं, अभी किस टॉपिक पर और मेहनत करना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। रो बराबर होता है आर ए अपॉन में एल, ये हमको पता है। ठीक है, रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन में एल। अब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, आर बराबर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, आर बराबर एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, इतना हमको पता है। आर की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो रो बराबर हो जाएगा एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ मल्टीप्लाई बाई ए बाई एल। एल से एल कट गया, जब एल से एल कट जाएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ। इतनी चीजें हमको मिल गई, रो बराबर इतना आ गया है। अब यहां से हम क्या बता देंगे कि जो आपका एन है, एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां से निर्भर करता है, ये धातु की प्रकृति पर।
धातु की प्रकृति पर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर कर रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है, धातु की प्रकृति पर। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। एक हमने क्या निकाल लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व या फिर धातु की प्रकृति पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल का क्या अर्थ है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि श्रांति काल किसे कहते हैं बेसिकली। अब देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, इसी कारण इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों के बीच के खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। चूंकि धातु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं, अतः इन परमाणुओं पर धनावेश होता है, इसलिए इन्हें परमाणु ना कहकर धनायन कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा टक्करों के बीच माध्य समांतराल को श्रांति काल कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया हुआ है कि अगर हम क्या एक चालक धातु की संकल्पना करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब चूंकि इनका जो वेग वो अनियमित वेग है, यानी कुछ ऐसे होगा, तो आपस में एक जाके कहीं टक्कर होगी, तो जो टक्कर करने में जो समय लगेगा, ठीक है, जो टक्कर करने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे श्रांति काल। और इसके बीच में जो दूरी तय होगी उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। ठीक, अगर यहीं पर हम एक सेल कनेक्ट कर दें, अगर हम इसमें एक सेल लगा देंगे तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा मिल जाएगी, और जब इनको दिशा और वेग मिलेगा तो इस वेग को हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग। अब आप पूरी की पूरी कहानी समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओम के नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम होता क्या है। अगर हम बात क्या करें किसी चालक की, ठीक है, और किसी चालक की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी चालक है तो किसी ना किसी भौतिक अवस्था में होगा। भौतिक अवस्था का मतलब है ताप, दाब आदि। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, अगर ये अपरिवर्तित रहे, ठीक, अगर ये अपरिवर्तित रहे और उसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाए, उसके सिरों पर विभवांतर लगाने पर क्या होगा, उसमें एक प्रवाहित धारा होगी, और इसी प्रवाहित धारा जो होगी ये क्या होगी, उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। फिर से पूरी डिफिनेशन पढ़िए एक बार। किसी चालक की भौतिक अवस्था अगर अपरिवर्तित रहे, ठीक है, तो उसके सिरों पर विभवांतर जो लगाया जाएगा वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगी, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, यानी कि V अपॉन I बराबर क्या होगा, R होगा। ठीक, और यही क्या है, ओम का नियम है। आप अच्छे से समझ लीजिए फिर से एक बार कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर हम क्या, उसके सिरों पर विभवांतर लगाने में जो धारा प्रवाहित होगी वो उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बराबर IR, यानी कि V अपॉन I बराबर R। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाहन वेग, इसको आप देख लीजिए, अपवाहन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, या फिर किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए, अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का
निगमन कीजिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन था मेरे पास और वो कई बार कई तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन ने क्या बदला है, केवल और केवल अपना रूप चेंज किया। ये मान लीजिए कि वो केवल और केवल अपने बाल कटा के आ गया है और हमें समझना है कि वह क्या पूछ रहा है, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि आता आपको भले सब कुछ है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व इतने आसानी से नहीं कर सकते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कराएंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चालक क्षण है। हमारे पास क्या है, एक चालक क्षण है। ठीक है, इसमें एक सेल लगा हुआ है कुछ इस प्रकार, यानी कि ये धन सिरा हो गया और ये क्या हो गया, ऋण सिरा हो गया। ठीक, हम यहां पर मानेंगे, माना क्षण की लंबाई, माना हमने कि क्षण की लंबाई जो है वो क्या है, L है, यानी कि इसकी लंबाई क्या है, L है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो ये भी हम मान लेते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है A है। ठीक है, अब जब इसमें विभवांतर लगाया जा रहा है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो हम लिखेंगे विभवांतर लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, आप फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा E बराबर V/L। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक लाइन खींच लेते हैं डेरिवेशन के लिए, E बराबर V/L। ये हमारा क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी। अब देखिए, अगर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अगर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव से निगेटिव सिरे की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। और अगर गति करेंगे तो इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर होता क्या है, QE होता है। ठीक है, बात यहां पे किसकी की जा रही, इलेक्ट्रॉन की, यानी Q की जगह हम E लिख सकते हैं। और E वैद्युत क्षेत्र में ये है, F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आगे देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m और वह गति कर रहा है। और वह क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस पर क्या कार्य करेगा, एक त्वरण कार्य करेगा। तो इस त्वरण को हम मान लेते हैं कि A त्वरण कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो हमें पता है न्यूटन के नियम से, सेकंड नियम से, F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक, F बराबर ma होता है। इसको थोड़ा सही करिए, F बराबर ma हो गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर F/m। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, यानी कि क्या कह रहा है ये, कि जहां पर जो F की वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यानी A बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल e कैपिटल E बटे में m। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, A बराबर क्या हो गया, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे में m। अब देखिए, हमने आपको क्या समझाया था कि पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे जब यहां पर ये सेल कनेक्ट नहीं था, और उसमें क्या था, एक अनियमित वेग था, उनके बीच में टक्कर हो रही थी। अगर टक्कर हो रही थी, अगर इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक टक्कर हो रही थी तो उसमें कुछ समय लग रहा था, और उस समय को हम क्या बोल रहे थे, श्रांति काल बोल रहे थे। और वो समय क्या था, वो एक औसत समय था।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो औसत समय लगा वो क्या है, टाउ है। क्या है, टाउ है। अब मान लीजिए कि टाउ औसत समय लगा है यहां पर। अब चूंकि इसमें n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक, तो इनका प्रारंभिक तापीय वेग रहा होगा, प्रारंभिक तापीय वेग रहा होगा। और ये वेग क्या था, u1 u2 u3 डैश 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 un। मतलब हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन थे, उनका प्रारंभिक तापीय वेग है, तो वेग कितना है, u1 u2 u3 डैश 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 un था। ठीक है, अब अगर श्रांति काल टाउ के बाद उनको एक वेग प्रदान हो रहा है, तो वो उसको मान लेते हैं कि v1 v2 v3 डैश 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 vn होगा। ठीक, इतना आप समझ गए कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन थे तो उनका एक प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग के बाद उनको एक वेग अलग से प्राप्त हुआ जब आपने क्या, इस सेल को कनेक्ट किया, तो हमने क्या, u1 u2 un तक हो गया और v1 v2 v3 vn तक हो गया। अब हमको पता है न्यूटन के समीकरण से कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। यहां पे समय कितना लग रहा है, टाउ समय लग रहा है, तो u प्लस a टाउ हमने कर दिया। अब यहां पर चूंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो v1 बराबर u1 प्लस a टाउ। ठीक, आगे नोट करेंगे। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 बराबर u2 प्लस a टाउ। इसी तरह vn बराबर un प्लस a टाउ। ठीक, इतना हमने नोट कर लिया। अब हमको पता है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत, एक लाइन खींच लेते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही आपका क्या होता है, अनुगमन वेग होगा। ठीक, अगर अनुगमन वेग है यानी कि vd बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn बटे में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां पर v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, u1 प्लस a टाउ, v2 की वैल्यू u2 प्लस a टाउ, और इसी तरह सो ऑन un प्लस a टाउ बटे में क्या है, n है। अब u1 u2 को एक साथ ले लीजिए, u1 u2 un एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो गया, चूंकि a टाउ है, चूंकि इसमें जितना समय आपका लग रहा है, इसको देखिए सही करिए, यहां पर ये है समय टाउ 1 हो गया, ये टाउ 2 हो गया, ये टाउ 3 हो गया। देखिए यहां पर टाउ 1 नहीं, टाउ ही होगा, गलती हमें नहीं करनी है, इसीलिए हमने टाउ बताया था आपको। ठीक, अब देखिए यहां पर ए टाउ और n तक गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, na टाउ बटे में क्या हो गया है, n हो गया है। और हमको पता है कि जो इनका औसत प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है टक्कर के पश्चात। अगर औसत प्रारंभिक वेग टक्कर के पश्चात शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un बराबर 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया है तो vd बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटे में n कर लीजिए, यानी 0 प्लस na टाउ बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि vd बराबर क्या हो जाएगा, a टाउ हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अब देखिए vd बराबर क्या आ गया आपका, a टाउ आ गया है। ठीक, यहां पर a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, उसको हम यहां पर पुट कर देंगे, a का मान रखने पर, अगर a का मान रखेंगे तो vd बराबर क्या हो जाएगा, e टाउ बटे में m। ठीक, e टाउ बटे में m, ये हमने क्या निकाला हुआ है, यहां पर आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए हमने समीकरण एक क्या माना था, E बराबर V बाई एल, यानी कि VD बराबर क्या हो जाएगा, VE टाउ बटे में ML। और ये किसमें संबंध है, ये आपका संबंध है अनुगमन वेग और विभवांतर में। ये क्या है, अनुगमन वेग और ये विभवांतर। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध हमने निकाल लिया, मतलब आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। क्योंकि क्वेश्चन दो रुपए में पूछ रहा था, इसके साथ ये क्या पूछ रहा था, ओम के नियम की व्याख्या भी करनी थी। हमने क्या निकाला है, हम ये लिखते हैं, VD बराबर हमने क्या निकाला है, V E टाउ
बटे में ml बराबर ई टाउ बटे में m। दोनों चीजें हमने निकाला है और हमको पता है I बराबर क्या होता है NEAVD। ठीक, अगर NEAVD होता है तो जो VD का ये मान है इसको हम यहां पर उठाकर पुट कर देंगे, यानी कि VD बराबर क्या हो जाएगा NEA, इसको सही करिए, VD बराबर नहीं, यहां पर होगा I बराबर, हम VD का मान रख रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा I बराबर NEA। VD का मान रखेंगे जब यहां पर तो VE टाउ बटे में ml। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, I को लेके इधर चले आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, I को इधर लेके चले आएंगे, बाकी सबको इस तरफ लेके चले आएंगे, यानी हमको इसको फॉर्मेट में लिखना है कुछ V अपॉन I के। अगर हम V अपॉन I के फॉर्मेट में लिखते हैं, E का गुणा E के साथ हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम क्या लिखेंगे ml बटे में n e स्क्वायर a टाउ, इतना हम लिख लेंगे। चलिए ये भी ठीक है। अब यहां पर हमको ये कुछ दिख रहा है कि V अपॉन I बराबर आ रहा है ml बटे में n e स्क्वायर a टाउ। हमको पता है V बटे में I बराबर क्या होता है R होता है, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा ml n e स्क्वायर a टाउ। यानी क्या है, ये एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये V अपॉन I बराबर R, ये क्या हो गया आपका ओम का नियम। तो आपने क्या प्रूफ किया है, आपने अनुगमन वेग से ओम के नियम को यहां पर प्रूफ किया है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू थी ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, यानी V अपॉन I बराबर क्या हो गया R हो गया, यानी कि हम क्या प्रूफ किया, ओम के नियम की व्याख्या की। ठीक, पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से आप पीछे जाइएगा, क्वेश्चन स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चाहे आप YouTube पर आइए वहां कमेंट लिखिए, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पे आकर शेयर कर सकते हैं, आपको हमारा ईमेल आईडी भी पता है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई दिक्कत बनी हुई है किसी भी टॉपिक में तो उसको शेयर जरूर करिए। बिना शेयर किए हुए हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में बराबर आपको हो रही है। ठीक है, बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया है लाइक तो तुरंत कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हर स्थिति में वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाकर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में किसी ना किसी रूप में पूछे ही जाने हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है ना, यानी कि इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, समय कम है, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ। चलिए ठीक, थैंक यू।